सकिंग रिफ्लेक्स की बात करेंगे अपन। तो बच्चे के क्या है कि एक साइड में होठ पे कहीं टच कर रहे हैं तो बच्चा अपना मुंह है उस साइड में मोड़ लेता है। देखो बच्चा मोड़ रहा है ना, इधर टच कर रहे हो बच्चा उधर उस साइड मुंह मोड़ लेता है। इसको अपन बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। जैसे इधर टच करेंगे बच्चा इधर मुंह मोड़ने की कोशिश करेगा, बच्चे को लगेगा शायद इधर कुछ खाना, मुंह में कुछ डालोगे तो बच्चा क्या करेगा, चूसने लग जाएगा, सकिंग करने लग जाएगा। इसको अपन सकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, ये सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है ना। मुंह में कपड़ा डाल दोगे ना तो उसको भी चूसने लग जाएगा, कुछ भी डाल दो, अंगुली डालोगे उसको भी चूसने लग जाएगा। मतलब अपने आप सकिंग रिफ्लेक्स होने लगता है बच्चे के। कुछ भी डालो सक करने लगेगा। बच्चा शक क्यों कर रहा है, क्योंकि मदर के पेट में होता है ना, उस समय भी वो पीता रह रहा है वहां पर भी एमनियोटिक फ्लूइड को, ठीक है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम में शक नहीं कर पाएगा। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स देखो, देखो ये हाथ और ये दूसरा हाथ, एक हाथ ये और एक हाथ ऐसा, देखो ऐसी पोजीशन हो रही है। एक हाथ इस साइड में मोड़ रहा है तो दूसरा साइड ऐसे ऊपर की ओर मोड़ रहा है, और गर्दन इस साइड में मोड़ेगा। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स डिटेल में पढ़ेंगे अपन। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स देखो, बच्चे के हाथ में कुछ भी पकड़ाओगे ना बच्चा उसको पकड़ लेगा, जानबूझ के नहीं पकड़ रहा है बच्चा, अपने आप कुछ भी अंगुली के अंदर, कुछ भी अंगुली पकड़ा दो, कुछ भी कागज पकड़ा दो, पेन पकड़ा दो, हाथ में जो भी दोगे ना उसको पकड़ लेगा, टाइटली पकड़ लेगा उसको। ये प्लांटर रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स देखो, बच्चा क्या नाचता है, स्टेपिंग रिफ्लेक्स देखो, ऐसे खड़ा करेंगे तो बच्चा अपने आप हाथ पाँव को ऐसे ऊपर करने लगेगा, ऐसे लगता है जैसे बच्चा चल रहा है लेकिन उसके पाँव में ऐसे अपने आप रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं। ये स्टेपिंग रिफ्लेक्स, ये ऐसे पाँव अपने आप ऊपर कर रहा है ये। और एक पाँव अब दोबारा रखेगा, फिर दूसरा पाँव करेगा, फिर ये पाँव करेगा, फिर दूसरा पाँव करेगा, इस तरीके से। और मोरो रिफ्लेक्स देखो, अचानक से ऐसे झटका लगता है ना, मतलब जोर से कोई आवाज करेगा या अचानक से बच्चे को मूवमेंट करवाएंगे तो चारों हाथों पाँव को ऐसे फैला लेगा, तो उसको बोलते हैं मोरो या स्टार्टल रिफ्लेक्स। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस हैं बच्चे के, तो इनके बारे में अपन जो है अब डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं और किस तरीके से क्या क्या करने पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड। सो अपन डिटेल्स में पढ़ते हैं इनके बारे में। एक सेकंड, कहाँ गया यार नोट्स, ये रहे। महेंद्र जी, मैंने आपको गलती से होस्ट बना दिया, एक बार सेटिंग्स में जाके आप उसमें कुछ चेंज करना, मुझे महेशू को वापस होस्ट बना दो, ठीक है। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं, देखो
रिफ्लेक्सेस इन न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस में सबसे पहले बात कर रहे हैं रूटिंग रिफ्लेक्सेस के बारे में। रूटिंग रिफ्लेक्स, तो एग्जामिनर क्या करता है, इसके अंदर मीटिंग्स में साइड में सेटिंग्स में जाएंगे ना, ऊपर सबसे ऊपर वाला लीव करेंगे, आप लीव करोगे तो उस समय जो है नीचे एक ऑप्शन आएगा लीव मीटिंग एंड असाइन टू। एक बार लीव करना पड़ेगा आपको, लीव करके वापस ज्वाइन कर लेना सेम से। असाइन मुझे कर दो, महेश को असाइन कर दो। हो गया आपका? हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। ओके सो रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन रूटिंग रिफ्लेक्स, ये रूटिंग रिफ्लेक्स जो है, रूटिंग रिफ्लेक्स देखो, रूटिंग रिफ्लेक्स जो है अपन ने अभी वीडियो में देखा था कि बच्चे के एग्जामिनर क्या करता है कि बच्चे के जो कॉर्नर ऑफ माउथ या बच्चे के गाल को जब टच करता है, एग्जामिनर क्या करता है, बच्चे के कॉर्नर ऑफ माउथ या बच्चे के गाल को जब टच करता है तो बेबी टर्न द फेस सेम साइड, बच्चा अपना फेस जो है उस एग्जामिनर की साइड में टर्न कर लेता है, बच्चा अपना फेस जो है वो एग्जामिनर की साइड में टर्न कर लेता है, उसी को अपन बोलते हैं ये वाला रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है ना, याद रखना, देखो भूल मत जाना रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है। रूटिंग मतलब एग्जामिनर क्या करता है कि बच्चे के जो है मुंह के ऊपर, बच्चे के मुंह के ऊपर एक साइड में अपनी फिंगर को टच करता है, कॉर्नर पे, मुंह के माउथ के कॉर्नर पे या गाल पे यदि फिंगर को टच करता है तो बेबी टर्न फेस सेम साइड, जिस साइड में फिंगर को टच कर रहा है उसी साइड में, सेम साइड में बच्चा अपना मुंह मोड़ लेता है, इसको अपन बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स, इसको अपन बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि देखो सेम साइड फेस टर्न कर लेता है, एग्जामिनर फिंगर लगाता है चीक पे या कॉर्नर ऑफ माउथ, सेम साइड जो है वो फेस को टर्न कर लेता है। देखो यदि बेल्स पाल्सी जो यदि पेशेंट को होती है, किसी पेशेंट को बेल्स पाल्सी, तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स अनुपस्थित होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। रूटिंग रिफ्लेक्स कौन से पेशेंट्स के अंदर अनुपस्थित होता है, तो अपन कहेंगे बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी के अंदर जो है रूटिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, बेल्स पाल्सी में रूटिंग रिफ्लेक्स अनुपस्थित होता है, याद रखना, भूल मत जाना इस पॉइंट को। देखो बेल्स पाल्सी क्या होता है कि पैरालाइसिस ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल नर्व जो होती है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व जो होती है उसको अपन बोलते हैं फेशियल नर्व, और सेवंथ क्रेनियल नर्व का यदि पैरालाइसिस हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये रिफ्लेक्स जो है अनुपस्थित होता है। ठीक है, रूटिंग रिफ्लेक्स अनुपस्थित होता है। तो रूटिंग रिफ्लेक्स कौन सा होता है, यदि बेबी के फेस के ऊपर या गाल के ऊपर, माउथ के ऊपर, जिस साइड अपन टर्न करते हैं उस साइड बच्चा अपना मुंह मोड़ लेता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, तो एक रिफ्लेक्स ये हो गया। नेक्स्ट रिफ्लेक्स की अपन बात करते हैं सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग या स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। ये जिंदगी भर कभी भी डिसअपियर नहीं होता है, पूरे जिंदगी भर रहता है, लाइफ टाइम। बड़े हो जाते हैं अपन, बड़े इंसान होते हैं, उनके अंदर भी सकिंग और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स रहता है। देखो स्वेलोइंग रिफ्लेक्स जो है बड़ों के अंदर रहता है, सकलिंग रिफ्लेक्स मतलब मुंह के अंदर कुछ भी डालोगे तो छोटा बच्चा अपने आप जो चूसने लगता है, तो उसको बोलते हैं सकलिंग रिफ्लेक्स। वो तो 3 से 4 महीने की एज में डिसअपियर हो जाता है। लेकिन जो स्वेलोइंग रिफ्लेक्स है, मतलब मुंह के अंदर अपन निगलने की जो पावर होती है, निगलने के लिए जो पावर होती है, उसको अपन बोलते हैं स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। तो ये स्वेलोइंग रिफ्लेक्स पूरे जिंदगी भर कभी भी डिसअपियर नहीं होता। ठीक है, सकलिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर होगा और सकिंग डिसअपियर हो। सकिंग वैसे रिफ्लेक्स नहीं होता, सक तो कोई भी कर सकता है, सकिंग ना तो कोई रिफ्लेक्स होता है ना डिसअपियर होता है। सकलिंग जिसको बोलते हैं, बच्चों के अंदर जो रिफ्लेक्स होता है उसको सकलिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। मुंह में कुछ भी डालो बच्चा उसको चूसने लगता है, उसको अपन बोलते हैं सकलिंग रिफ्लेक्स। और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स का मतलब जो मुंह में कुछ आया हुआ है जो लिक्विड, उसको अंदर घटक जाना, निगल जाना, और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स ये लाइफ टाइम जो है कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। ठीक है, अपन ने वीडियो में भी देखा था। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है वो टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स अभी वीडियो में देखा था अपन ने, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। उसमें क्या था कि जो है ये बेबी इन सुपाइन पोजीशन, सीधा लेटा हुआ है, और टर्न नेक ऑफ बेबी वन साइड, यदि एक साइड में बच्चे की गर्दन मोड़ते हैं तो सेम साइड बच्चा क्या करता है कि हाथ और पाँव का एक्सटेंशन कर लेता है, उस साइड का हाथ पाँव फैला लेता है, और ऑपोजिट साइड में, दूसरे वाले साइड में क्या करता है कि बच्चा जो है वो फ्लेक्शन करता है, एक साइड में एक्सटेंशन करता है और दूसरे साइड में फ्लेक्शन करता है, उसको अपन बोलते हैं
टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, वीडियो में देखा, अभी याद आया था ना, डांसिंग वाला जो पोजीशन होता है, ये देखो वीडियो तो है, मैंने शायद कट कर दिया अभी, ठीक है ना। तो वो कौन सा था, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ये टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। वीडियो तो मैंने चलो बंद कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो टॉनिक नेक रिफ्लेक्स हो गया, उसके बाद ये जो है 3 से 4 महीने की एज में, ज्यादातर जो रिफ्लेक्सेस हैं 3 से 4 महीने की एज में डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस जैसे कि बेबिन्स की रिफ्लेक्सेस वगैरह, ऐसे रिफ्लेक्सेस जो लेट डिसअपियर होते हैं। अब बात करते हैं मोरो रिफ्लेक्स और स्टार्टल रिफ्लेक्स की। मोरो रिफ्लेक्स और स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या होता है, मोरो का मतलब होता है एम को मूवमेंट से, देखो ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मोरो रिफ्लेक्स कैसे जो है उसको चेक किया जाता है, तो बच्चे को अचानक से क्या करवाते हैं, एम का मतलब मूवमेंट करवाना है, ठीक है। और एस स्टार्टल में कहा क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस का मतलब है यहाँ पर साउंड से चेक किया जाता है। मोरो और स्टार्टल रिफ्लेक्स में बच्चे को अचानक से चौंकाया जाता है, जैसे कि बच्चा अपने हाथों में लेटा हुआ है, उसको अचानक से अपन जो जैसे कि हाथ है, अपने हाथों में बच्चा लेटा हुआ है और हाथों को अचानक से ऐसे नीचे कर देंगे, अचानक से नीचे करेंगे तो बच्चा एकदम से चौंकेगा और चौंक के जो है अपने हाथों को ऐसे फैला लेगा, हाथों को ऐसे फैला लेगा, चारों हाथों पांवों को फैला लेगा, उसी को बोलते हैं अपन मोरो रिफ्लेक्स। बच्चा नींद में सो रहा है या ऐसे आराम से सो रहा है और अचानक से तेज आवाज करेंगे, जोर से साउंड करेंगे, बच्चा हाथों और पांवों को क्या करेगा, ऐसे जो है फैला लेगा, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स। तो एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है, साउंड से जो रिफ्लेक्स चेक किया जाता है वो है स्टार्टल रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स साउंड के प्रति आता है, तो स्टार्टल रिफ्लेक्स जो है साउंड से होता है, और मोरो रिफ्लेक्स जो है वो मूवमेंट, बच्चा जो है उसको अचानक से मूव करवाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता है कि एबडक्शन होता है, अचानक से बच्चा क्या करता है, पहले एबडक्शन करता है, हाथों को ऐसे फैला लेता है और उसके बाद में एडक्शन करता है, वापस हाथों को बिल्कुल पास में ले आता है। पहले क्या करता है, एबडक्शन करता है। जब भी मोरो या स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है, अपन ये चेक करते हैं, तो पहले एबडक्शन करेगा, मतलब बच्चा जो है हाथों और पांवों को पहले फैला लेगा और उसके बाद में फिर से वापस जो है हाथों और पांवों को ऐसे सिकोड़ लेगा, तो एडक्शन करेगा। और तीसरा रेस्पॉन्स होता है क्राइंग, पहले हाथों पांवों को फैलाएगा, फिर वापस जो है पास लाएगा और उसके बाद में जो है वो रोने लग जाएगा। तो ये 3 रेस्पॉन्स आते हैं मोरो और स्टार्टल रिफ्लेक्स के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें कि मोरो और स्टार्टल रिफ्लेक्स हो गया। अब देखो मोरो रिफ्लेक्स जो है वो अब्सेंट होता है, कौन से, ऑफ्स पाल्सी और क्लम्पकीज पाल्सी, ये जो 2 पाल्सीज होती है, मतलब 2 तरह के पैरालाइसिस हैं, एग्जाम में पूछा गया है। ऑफ्स पाल्सी जो है इसमें कौन से नर्व्स को डैमेज हो रहा है, तो C5 और C6 जो है उनको डैमेज हो रहा है, जबकि C7, C8 और T1 स्पाइनल नर्व जो हैं, कौन से, C5 C6 स्पाइनल नर्व को यदि डैमेज हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑफ्स पाल्सी। और क्लम्पकीज पाल्सी C7 C8 और T1, ये याद रखना, एग्जाम में बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है ऑफ्स पाल्सी में कौन से स्पाइनल नर्व्स को डैमेज होता है, तो अपने को याद रखना है C5 और C6। C5 और C6 जो है स्पाइनल नर्व को डैमेज होता है किसके अंदर, ऑफ्स पाल्सी के अंदर। और क्लम्पकीज पाल्सी जो है उसके अंदर C7 C8 और T9 जो है वो स्पाइनल नर्व्स को डैमेज होता है, किसके अंदर, जो है ऑफ्स और क्लम्पकीज। और ये जो ऑफ्स पाल्सी या क्लम्पकीज पाल्सी पाए जाते हैं उनके अंदर मोरो रिफ्लेक्स जो है वो अब्सेंट होता है, मोरो रिफ्लेक्स इज अब्सेंट इन दीज 2 कंडीशंस। नेक्स्ट अपन बात करें कि पैरासूट रिफ्लेक्स, जब बच्चे को क्या करते हैं, उल्टा होल्ड करते हैं, पांव ऊपर कर लेते हैं और उल्टा मतलब बच्चे का मुंह जो है वो जमीन की तरफ करते हैं और बच्चे को धीरे धीरे जमीन की ओर नीचे ले जाते हैं। तो बच्चा क्या करता है कि अपने हाथ पैर फैला लेता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैरासूट रिफ्लेक्स, ठीक है ना, उसको पैरासूट रिफ्लेक्स बोलते हैं। फिर पामर या प्लांटर रिफ्लेक्स की बात करें, पामर रिफ्लेक्स या प्लांटर रिफ्लेक्स। देखो पामर या प्लांटर रिफ्लेक्स, पाम क्या होता है, हथेली, और प्लांटर मतलब पांव का जो है वो सोल जो होता है उसको प्लांटर बोलते हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है कि जो एग्जामिनर टच द बेबीज पाम, बच्चे के पाम को यदि टच करे तो बच्चा जो है फिंगर को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। बच्चे के हाथ में कुछ भी अपन देते हैं और बच्चा उसको टाइटली पकड़ लेता है, उसको ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, वही पामर रिफ्लेक्स होता है। इसी तरीके से पांव में कुछ ले जाते हैं तो वो बच्चा जो है वो अंगुलियों से पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं पामर और प्लांटर रिफ्लेक्स। मतलब जैसे कि ये हाथ है, ठीक है ना, ये हाथ है, इसके अंदर ये पेन पकड़ा दिया मैंने, पेन पकड़ा दिया तो बच्चा ऐसे क्या करेगा, टाइटली होल्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, टाइटली होल्ड करेगा ऐसे,
पेन को टाइटली होल्ड कर लेगा। इसी तरीके से पाँव, जैसे मान लो ये पाँव है, यदि ये पाँव है और पाँव के अंदर जैसे कि यहाँ पर कुछ भी पेन पकड़ा दिया, ऐसे पेन पकड़ा दिया, तो बच्चा क्या करेगा, पाँव की अंगुलियों से पकड़ तो नहीं पाएगा लेकिन अंगुलियों को ऐसे अंदर की ओर मोड़ेगा। तो इसको बोलते हैं अपन प्लांटर रिफ्लेक्स। ये हो गया क्या, ये हो गया प्लांटर रिफ्लेक्स और ये पामर रिफ्लेक्स। हाथ की अंगुलियों से यदि पकड़ने की कोशिश करता है तो पामर रिफ्लेक्स, पाँव की अंगुलियों से पकड़ने की कोशिश करता है तो प्लांटर रिफ्लेक्स कहलाता है। पामर और प्लांटर रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर देखो ये डिसअपियर कब होता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पामर हाथ वाला रिफ्लेक्स जो है वो तो 3 से 4 महीने की एज में डिसअपियर हो जाता है, लेकिन प्लांटर रिफ्लेक्स मतलब पाँव जो है, पाँव की अंगुलियां किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो वाला जो रिफ्लेक्स होता है प्लांटर रिफ्लेक्स 8 महीने की एज में डिसअपियर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांटर रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये अपन बताएंगे 8 महीने की एज में। मतलब पाँव के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो लेट डिसअपियर होते हैं, ठीक है ना। पाँव के रिफ्लेक्सेस एक तो हो गया, ये प्लांटर रिफ्लेक्सेस जो है वो नॉर्मल सारे रिफ्लेक्सेस 3 से 4 महीने की एज में जो है वो जनरली डिसअपियर हो रहे हैं, लेकिन ये प्लांटर रिफ्लेक्स जो है वो 8 महीने की एज में डिसअपियर हो रहा है। प्लांटर रिफ्लेक्स कब डिसअपियर हो रहा है, 8 महीने की एज में डिसअपियर हो रहा है, ये याद रखना है। इसी तरीके से एक रिफ्लेक्स होता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ये 1 साल की एज में डिसअपियर होता है। पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बेबिंस्की रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है, तो ये आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल की एज के बाद में बेबिंस्की रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल की एज के बाद में बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है वो डिसअपियर होता है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है वो कब डिसअपियर होता है, तो 1 साल की एज के बाद में। इसका मतलब पाँवों के जो 2 रिफ्लेक्सेस हैं, एक तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स और दूसरा वाला कौन सा रिफ्लेक्स है, प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स 8 महीने की एज पे डिसअपियर होता है, जबकि बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है 1 साल की एज पे डिसअपियर होता है। तो देखो बेबिंस्की रिफ्लेक्स होता क्या है, फेंसिंग ऑफ फिंगर ऑफ फुट। देखो क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैं बताऊं आपको कि एक सेकंड, फेंसिंग ऑफ फुट का मतलब है कि जैसे ये हाथ है साहब, ये यहाँ पर हाथ है, हाथ जैसे इसको पाँव मान लेते हैं अपन, ठीक है ना, ये क्या पाँव है। तो पाँव पे क्या करते हैं कि जैसे ऐसे पेन ले लिया और ऐसे 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 क्या करते हैं कि ऐसे पेन से ऐसे करेंगे, तो क्या करेगा, इस अंगुलियों को ऐसे पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश करेगा बच्चा, ऐसे अंगुलियों को पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं क्या, बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ठीक है ना। जबकि मैंने कहा प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे प्लांटर रिफ्लेक्स है, ये बच्चे का पाँव है, मान लो ये हाथ जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बच्चे का पाँव मान लो इसको, तो ये बच्चे का पाँव है और इसको यदि हाथ में कुछ दे देंगे, पाँव में कुछ दे देंगे, तो बच्चा इस तरीके से जो है अंगुलियों को इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो चाहता है कि इनको पकड़ ले। पाँव से तो पकड़ नहीं पाएगा लेकिन अंगुलियों से कोशिश करेगा पकड़ने की, तो उसको तो बोलते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है ना। प्लांटर रिफ्लेक्स में क्या होता है, इस तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बेबिंस्की रिफ्लेक्स में इस तरीके से सेंसेशन देते हैं बच्चे को, इस तरीके से सेंसेशन दे रहे हैं इस तरीके से, तो अंगुलियों को ऐसे पीछे की ओर मोड़े, पीछे की ओर ले जाएगा। इसको बोलते हैं डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स। फिंगर्स का क्या होगा, डोर्सिफ्लेक्शन होगा, किसके अंदर, बेबिंस्की रिफ्लेक्स में डोर्सिफ्लेक्शन होगा। फिंगर्स जो है पीछे की ओर, अंदर की ओर ले जाएंगे, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेबिंस्की रिफ्लेक्स में फिंगर्स का क्या होता है, डोर्सिफ्लेक्शन होता है या फिर अंदर की ओर प्लांटर फ्लेक्शन होता है। तो देखो ये जैसे मान लो ये पाँव है और यदि मैं चेक कर रहा हूं कि भाई प्लांटर रिफ्लेक्स है, तो प्लांटर रिफ्लेक्स में कुछ भी रखूंगा, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो इस तरीके से अंगुलियां जो मुड़ रही है उसको मैं बोल रहा हूं प्लांटर फ्लेक्शन, इसको मैं बोल रहा हूँ प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है ना। अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, पाँव उल्टा है, ठीक है ना। ये इस तरीके से, अब इस तरीके से मैं ऐसे 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 करूंगा तो क्या होगा, ये बेबिंस्की रिफ्लेक्स होगा, अंगुलियां पीछे की ओर मुड़ जाएगी, अंदर की ओर, ऐसे ऐसे अंगुलियां पीछे की ओर मुड़ेगी, अंदर की ओर पाँव की अंगुलियां, तो वो क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन होगा, नहीं वो क्या होगा, डोर्सिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। तो उसको अपन बोलते हैं डोर्सिफ्लेक्शन। तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है उसके अंदर डोर्सिफ्लेक्शन होता है फिंगर्स का क्या होता है, डोर्सिफ्लेक्शन होता है, किसके अंदर, बेबिंस्की रिफ्लेक्स के अंदर। बेबिंस्की रिफ्लेक्स के अंदर फिंगर्स का क्या हो रहा है, डोर्सिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स के अंदर फिंगर्स का डोर्सिफ्लेक्शन हो रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है इसको याद रखने की,
ठीक है ना, भूल मत जाना, इसको याद रख लेना। बेबिंस्की रिफ्लेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिफ्लेक्सेज है उनमें से बेबिंस्की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है एक तो लेट डिसअपियर होता है। कब डिसअपियर हो रहा है? 1 ईयर की एज पे लेट डिसअपियर हो रहा है। और दूसरा ये हो रहा है कि बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है उसके अंदर डोर्सीफ्लेक्शन हो रहा है फिंगर्स का, जबकि प्लांटर रिफ्लेक्स जो है उसके अंदर फिंगर्स का क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर फिंगर्स का क्या हो रहा है? प्लांटर फ्लेक्शन। ये देखो, ये प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है फिंगर्स का। किसके अंदर? प्लांटर रिफ्लेक्स के अंदर। प्लांटर रिफ्लेक्स के अंदर फिंगर्स का प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है। तो ये हो गया अपना बेबिंस्की रिफ्लेक्स। उसके बाद में अपन बात करते हैं ब्लिंकिंग आई रिफ्लेक्स। देखो, ब्लिंकिंग आई रिफ्लेक्स क्या होता है कि सडनली एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट जो है बच्चे की आंख की तरफ लेके जाते हैं, तो क्या करता है बच्चा? अपनी पलकें झपकाना, आंखों की पलकें झपकाना शुरू कर देता है। ऐसे आंखों की पलकें झपकाता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ब्लिंकिंग आई रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग आई रिफ्लेक्स। और ये जिंदगी भर कभी भी डिसअपियर नहीं होता। अपनी आंखों के ऊपर भी कुछ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट ले जाएंगे, तो आंखें अचानक से बंद हो जाएगी। उसको बोलते हैं अपन ब्लिंकिंग आई रिफ्लेक्स। ठीक है ना, ये ब्लिंकिंग आई रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट अपन बात करें ब्लिंकिंग आई रिफ्लेक्स के बाद में, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्लेबेलर रिफ्लेक्स। ठीक है ना, ग्लेबेलर रिफ्लेक्स। तो देखो, अपन ने जब फीटल स्कल की स्टडी करी थी, ये बच्चे का स्कल जो पढ़ा था अपन ने, बच्चे के स्कल में ये, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है बच्चे का क्या है कि ये जो है यहाँ पर ये दोनों आंखों के बीच का जो ये एरिया है, यहाँ पर जहाँ पर ये वाला जो एरिया है, इसको अपन बोलते हैं ग्लेबेला। ठीक है ना, ये ग्लेबेला रिफ्लेक्शन है, ग्लेबेला। और जो एंटीरियर फोंटानेल होता है उसको अपन बोलते हैं ब्रेगमा। ठीक है, और पोस्टीरियर फोंटानेल होता है उसको अपन बोलते हैं लेम्बडा। लेम्बडा, ब्रेगमा, और इसको अपन ने कहा ग्लेबेला। ठीक है ना, ये ग्लेबेला। तो क्या होता है कि ग्लेबेलर रीजन पर यदि कुछ भी स्ट्रोक करें, कुछ भी ऐसे टच करें, तो क्या होता है? पलकें झपक जाती है। ऐसे आंखें अचानक से पलकें, यहाँ कुछ भी टच करो पलकें झपकने लगती है। ग्लेबेलर रीजन पर, साइड पर कुछ भी स्ट्राइक करने पर क्या होता है? पलकें झपकने लगती है। और ये ग्लेबेलर रिफ्लेक्स भी लाइफ लॉन्ग जो डजंट डिसअपियर, मतलब आंखों के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो लाइफ लॉन्ग कभी भी डिसअपियर नहीं होते। आंखों के रिफ्लेक्सेस जो है वो लाइफ लॉन्ग कभी भी डिसअपियर नहीं होते, ये ग्लेबेलर रिफ्लेक्स। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि क्या करते हैं कि जैसे बच्चे के मुंह में अपन कुछ डालते हैं, बच्चे के मुंह में कुछ डाला, जैसे एग्जामिनर ने अपनी फिंगर जो है वो टच ऑन पोस्टीरियर ऑफ टंग, बच्चे के पीछे वाली साइड में डालने की कोशिश की, तो फोर्स ऑफ टंग ऑफ बेबी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बच्चा क्या करता है कि उस मुंह में जो कुछ भी डाला है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसको अपन बोलते हैं एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। उसको अपन बोलते हैं एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। ठीक है, और ये जो है वो 3 से 4 महीने की एज में डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं डांसिंग रिफ्लेक्स। बच्चे को दोनों हाथों में अपन खड़ा रखेंगे तो बच्चा स्टेपिंग मूवमेंट करता है, एक पाँव, पहले एक पाँव उठाता है, फिर दूसरा पाँव उठाता है, इस तरीके से जो है स्टेपिंग करता है। अपने को ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा चल रहा है, लेकिन बच्चा जो है कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, वो तो उसका जो है नॉर्मल, वो उसकी जो है नॉर्मल जो है रिफ्लेक्सेस हैं, उन रिफ्लेक्सेस की वजह से अपने को ऐसा लग रहा है कि बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक डांसिंग रिफ्लेक्स है। ठीक है ना, तो ये स्टेपिंग मूवमेंट जैसा होता है, वो भी जो है 3 से 4 वीक के सप्ताह में, 3 से 4 सप्ताह में ये भी डिसअपियर हो जाता है, ये भी डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं डोल्स आई, गुड़िया की आंखों वाला रिफ्लेक्स। गुड़िया की आंखों वाला रिफ्लेक्स क्या है कि जैसे कि मान लो अपन, जैसे मैंने अपनी आंखों से सामने देख रहा हूं, यदि मैं गर्दन मोड़ दूं और उसी साइड डायरेक्शन में देखता रहूं, तो वो जो रिफ्लेक्स है उसको अपन बोलते हैं डोल्स आई रिफ्लेक्शन। फेस टर्न टू वन साइड, फेस एक साइड मोड़ दिया, बट आईज डजंट टर्न और मूव, लेकिन आंखें जो है उसी जगह को टकटकी लगाए हुए देख रही होती है, तो इसको बोलते हैं डोल्स आई मूवमेंट, डोल्स आई जो है रिफ्लेक्स। ये भी 3 से 4 महीने की एज में जो है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं गेग रिफ्लेक्स। गेग रिफ्लेक्स का मतलब है कि बैक फ्लो ऑफ कंटेंट इन द थ्रोट, यदि गले में कुछ चला जाता है तो अचानक से बाहर निकल जाता है, गले में जो कुछ भी डालते हैं बाहर निकलने लगता है, उसको गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो सारे रिफ्लेक्सेस हैं। यहाँ पर एक देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये है कि 8वीं क्रेनियल नर्व, 8वीं क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है ना, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। इस वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के फंक्शंस का टेस्ट करने के लिए
एक टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट को कैलोरी टेस्ट कहा जाता है, भूल मत जाना, याद रखना। कैलोरी टेस्ट क्या होता है, 8th क्रेनियल नर्व के फंक्शंस को असेस करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, इसको अपन बोलते हैं कैलोरी टेस्ट। 8वीं क्रेनियल नर्व के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है कैलोरी टेस्ट। ठीक है, कैलोरी टेस्ट। ओके, तो ये बेबीज के सारे और रिफ्लेक्सेस थे। ठीक है, ये बेबीज के सारे रिफ्लेक्सेस थे। अब अपन बात कर रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है जीआई डिसऑर्डर्स ऑफ बेबी। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं जीआई सिस्टम के बारे में। तो ये जीआई सिस्टम जो है, इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे डायरिया के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की बात करेंगे, फिर इसोफेजियल एट्रेसिया और ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला के बारे में बात करेंगे, फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसके बारे में बात करेंगे, फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस, फिर हिस्टोस्प्रिंग डिजीज, और फिर उसके बाद में इंटूससेप्शन की बात करेंगे। इंटूससेप्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे डिजीज कंडीशन जो है उनका जो है स्टडी अपन करेंगे किसके अंदर, इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया के बारे में बात करते हैं, डायरिया एंड वॉमिटिंग। डायरिया और वॉमिटिंग, डायरिया का मतलब हुआ कि लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो कुछ भी कंटेंट है उनका लॉस हो जाना, जल्दी से जल्दी फास्ट लॉस हो जाना, उसको बोलते हैं डायरिया। वॉमिटिंग का मतलब क्या है कि गैस्ट्रिक कंटेंट, मतलब स्टोमक के अंदर कुछ कंटेंट है उसका वापस रिगर्जिटेशन होना, वापस स्टोमक माउथ से बाहर निकल जाना, क्या कहलाता है, वॉमिटिंग कहलाता है। तो लॉस ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट तो है क्या, वॉमिटिंग, और डायरिया क्या है, लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। देखो अब इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट है और वो जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे हैं, तो उसके अंदर पैनक्रियाटिक जूसेज वगैरह होते हैं, और पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट जो होता है, अरे माइक बंद कर दीजिए लक्ष्मण जी, माइक बंद कर दीजिए जरा। हाँ, तो अपन एक सेकंड, माइक बंद कर दीजिए। सो अपन बात कर रहे हैं डायरिया के बारे में, और डायरिया जब हो रहा है तो क्या होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट का लॉस हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है, गैस्ट्रिक कंटेंट का लॉस हो रहा है, और गैस्ट्रिक कंटेंट ना इंटेस्टाइनल कंटेंट का लॉस हो रहा है, और इंटेस्टाइनल कंटेंट में सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो अधिक मात्रा में होता है। गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर बाइकार्बोनेट जो है वो अधिक मात्रा में हो रहा है, गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर क्या है, बाइकार्बोनेट जो है वो अधिक मात्रा के अंदर है। गैस्ट्रिक कंटेंट जो है, सॉरी मुझे जो है वो सबको ही म्यूट करना पड़ेगा। अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है, किसका, बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, एल्केलाइन कंटेंट होता है। बाइकार्बोनेट कैसा है, एबीजी एनालिसिस जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था बाइकार्बोनेट कैसा है, एल्केलाइन है, क्षारीय द्रव है, क्षारीय मटेरियल है, और क्षारीय मटेरियल का लॉस हो गया तो बॉडी के अंदर पीछे क्या बच गया, एसिड बच गया। पीछे बॉडी के अंदर एसिड बच गया तो क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, पेशेंट के अंदर एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, एसिडोसिस। तो नॉर्मल ब्लड के सीरम के अंदर नॉर्मल बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है, 22 से 27, 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 22 से 27। एबीजी एनालिसिस कर रहे हैं तो देखो एबीजी एनालिसिस की ये जो नॉर्मल वैल्यूज हैं इनको अपने को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एबीजी एनालिसिस की वैल्यू, बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 80 से 100 mm ऑफ Hg।
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 35 to 45 mm ऑफ Hg, और पीएच नॉर्मल की ब्लड वैल्यू, ब्लड की नॉर्मल पीएच है 7.35 to 7.45। ये जो है एबीजी एनालिसिस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इन वैल्यूज को याद रखना बहुत जरूरी है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन एबीजी एनालिसिस से जरूर पूछा जाता है। तो अपन यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यदि डायरिया हो रहा है, किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायरिया हो रहा है किसी पेशेंट को तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। डायरिया वाली कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। जबकि वॉमिटिंग होगा तो क्या होगा, एसिड बाहर निकल जाएगा, और एसिड बाहर निकल जाएगा तो पीछे क्या है, एल्केलाइन मटेरियल बच जाएगा, और एल्केलाइन मटेरियल बच गया इसका मतलब बॉडी के अंदर जो है वो एल्केलोसिस हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि एसिडोसिस हो रहा है, एल्केलोसिस। यदि किसी पेशेंट को क्या हो रहा है कि यदि किसी पेशेंट को जो है वो डायरिया हो रहा है, यदि किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो डायरिया वाली कंडीशन में क्या होता है, एसिडोसिस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और भूल मत जाना, इसे याद रख लेना। डायरिया हो रहा है तो एसिडोसिस होता है, और वॉमिटिंग होता है तो एल्केलोसिस होता है। वॉमिटिंग में एल्केलोसिस क्यों होता है कि वॉमिट होगा तो स्टमक के अंदर क्या है, एसिड है, एसिड बाहर निकल जाएगा, एसिड निकल गया तो पीछे एल्केलाइन मटेरियल रह गया और क्या हो जाएगा, एल्केलोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ एल्केलोसिस। अपन ने पढ़ा था जब ओबीजी पढ़ा है तो उस समय पढ़ा था कि प्रेगनेंसी जो है वो एल्केलोसिस वाली कंडीशन है। क्यों है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा हो रहा है, पेशेंट ऑक्सीजन ज्यादा ले रहा है, डीप रेस्पिरेशन कर रहा है, डीप रेस्पिरेशन कर रहा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल 80 से 100 होता है नॉर्मली, लेकिन 100 से भी ज्यादा करीब 105 mm ऑफ Hg हो जाता है। क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, और प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, CO2 कम हो जाएगा, और CO2 कम हो जाएगा इसका मतलब CO2 क्या है, एक एसिड नेचर की गैस है, और CO2 एसिड कम हो गया तो बॉडी क्या हो जाएगी, एल्केलोसिस हो जाएगी, एल्केलोसिस हो जाएगा। और रेस्पिरेटरी के कारण हो रहा है तो प्रेगनेंसी कैसा हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन हो रही है प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस वाली कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट, डायरिया और वॉमिटिंग जब भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है जब डायरिया हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये एक तरह की इमरजेंसी कंडीशन है, एक तरह की इमरजेंसी कंडीशन है। डिहाइड्रेशन होना एक तरह की इमरजेंसी कंडीशन है। तो डिहाइड्रेशन को वापस कम करने के लिए, डिहाइड्रेशन को मिटाने के लिए अपन जो ड्रग काम में लेते हैं उसको अपन बोलते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये ORS। ठीक है ना, ORS काम में लेते हैं। देखो इस तरीके का ये पाउच आता है ORS, और ORS से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में ORS से रिलेटेड क्या पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है कि ORS को जो है एक बार में कितने पानी में घोलना चाहिए। तो ORS जो है 1 लीटर पानी में घोलना चाहिए, एक पैकेट। एक बार घोलने के बाद कितने टाइम तक इसको यूज लिया जा सकता है, तो अपन बता सकते हैं कि एक बार यदि ORS को घोल लेते हैं तो इसको 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए जो है वो काम में लेना चाहिए। 24 आवर्स बाद जो है वो ORS को जितना भी बच जाता है उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए, इसको फेंक देना चाहिए 24 आवर्स बाद। ORS का कंटेंट क्या क्या होते हैं, ORS के अंदर कंसंट्रेशन क्या है इसकी, तो उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ORS का फुल नाम क्या है, पूरा नाम ये भी पूछा जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट होता है, पानी में घोल देते हैं तो इसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बन जाता है, इसको ORS सॉल्यूशन, ORS गोल्ड कहते हैं इसको। देखो अब अपन बात कर रहे हैं कि डायरिया, डायरिया के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो रही है। डायरिया होता क्यों है, कारण क्या है, या तो ज्यादा खा लेंगे इनडाइजेशन हो जाएगा, या कंटामिनेटेड कुछ फीडिंग खा लेंगे तो डायरिया होता है। देखो डायरिया, डिसेंट्री और मलीना में क्या डिफरेंस है, ये भी जो है शब्द कई बार जो है कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। डायरिया और डिसेंट्री में क्या फर्क है, डायरिया में तो क्या हो रहा है कि लिक्विड वाटरी स्टूल हो रहा है, ओनली वाटरी स्टूल हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डायरिया। जबकि डिसेंट्री क्या है, डिसेंट्री क्या है कि स्टूल के साथ में क्या हो रहा है, ब्लड और साथ में पस भी आ रहा है, लेट्रिन के साथ में ब्लड आ रहा है, पस आ रहा है, या म्यूकस आ रहा है, म्यूकस या पस का लॉस हो रहा है ब्लड के साथ में, स्टूल के साथ में, तो उसको अपन बोलते हैं डिसेंट्री। और मेलिना क्या कंडीशन है, मलीना क्या होता है कि नॉर्मल जो स्टूल है उसके साथ में यदि ब्लड आ रहा है,
तो उस कंडीशन को ओनली ब्लड आ रहा है तो उसको मलीना बोलते हैं। तो ये तीनों शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले हैं। ठीक है, देखो और डायरिया का कारण क्या हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। देखो यदि कोलेरा वाली कंडीशन है, हेजा यदि किसी पेशेंट को हो रहा है, हेजा किस कारण से हो रहा है, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी जो है, विब्रियो कोलेरी जो है उसके कारण क्या हो रहा है, कोलेरा हो रहा है, हेजा हो रहा है, कोलेरा या हेजा हो रहा है। ठीक है, नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? मेरा इंटरनेट कंप्लीट हो गया, एक बार इंटरनेट का कनेक्शन में चेंज कर लेता हूँ, सॉरी एक सेकंड। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं कि हेजा जो है, हेजा या कोलेरा जो है, कोलेरा या हेजा वो विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। एग्जाम्स में कितनी ही बार पूछा गया है कि हेजा या कोलेरा जो है वो क्या होता है, हेजा या कोलेरा किसके कारण होता है, विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। और विब्रियो कोलेरी ये जो बैक्टीरिया हैं वो कोमा सेप्ड होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया जो हैं उनका सेप कैसा होता है, कोमा सेप्ड। एकमात्र बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कोमा सेप्ड अपीयरेंस होता है, ऐसे कोमा के जैसा अपीयरेंस होता है। कोमा सेप्ड बैक्टीरिया कौन से होते हैं, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोमा सेप होते हैं। ठीक है, और ये विब्रियो कोलेरी जब किसी पेशेंट को इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है, हेजा या कोलेरा हो जाता है। और हेजा या कोलेरा में राइस वाटर स्टूल, मतलब चावल जो है उनको पानी डाल के अपन धोते हैं तो व्हाइट कलर का पानी जो निकलता है, तो वैसे ही कलर का, जैसे चावल धोने के बाद जो व्हाइट कलर का वाटर होता है वैसे ही कलर का जो है लेट्रिन स्टूल लगने लगता है पेशेंट को, उसको अपन बोलते हैं राइस वाटर स्टूल। तो एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हेजा हो गया, कोलेरा हो गया तो सब डायरिया होगा पेशेंट को। और क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है टाइफाइड। और टाइफाइड इन्फेक्शन का मेन इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम होता है पी सूप डायरिया। पी सूप डायरिया मतलब मटर के दाने जो होते हैं ना उनका सूप बनाते हैं। तो मटर के दाने कैसे, ग्रीन कलर के होते हैं। तो यदि ग्रीन कलर का डायरिया हो रहा है पेशेंट को, किसके अंदर, टाइफाइड वाली डिजीज कंडीशन के अंदर, तो ग्रीन कलर का जो डायरिया हो रहा है उसको अपन बोलते हैं पी सूप डायरिया। पी सूप डायरिया टाइफाइड में होता है। और टाइफाइड का टेस्ट करने के लिए एक विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के डायग्नोसिस क्या है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड का पता लगाया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट। तो और सिजेला का इन्फेक्शन होता है उस समय में डिसेंट्री, डायरिया, डिसेंट्री होता है। ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है उस समय भी जो है वो डायरिया होता है। तो बहुत सारी कंडीशंस में जो है वो डायरिया हो रहा है। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है कि ट्रेपोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया जो है, ट्रेपोनिमा पैलिडम, ये बैक्टीरिया क्या करता है, सिफिलिस की बीमारी कॉज करता है। और सिफिलिस का डायग्नोसिस करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं वीडीआरएल, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है। और वीडीआरएल जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। और कंफर्मेटरी टेस्ट सिफिलिस का जो है वो एफटीए एबीएस टेस्ट होता है, फ्लोरेसेंट। और ये क्या है, कुछ एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है। और ये तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो गया। अब बात कर रहे हैं कि डायरिया जो है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, मे बी ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन। वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी डायरिया हो रहा है। और बच्चों के अंदर डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है रोटा वायरस। रोटा वायरस, बच्चों में डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो रोटा वायरस होता है, रोटा वायरस। तो आजकल वैक्सीनेशन शेड्यूल जो होता है, वैक्सीनेशन जब बच्चे का करते हैं, कब करते हैं, एक तो न्यू बॉर्न बच्चे का वैक्सीनेशन किया जाता है बर्थ पे 0 डेज पर। उसके बाद कब बच्चे का वैक्सीनेशन करते हैं, 1.5 महीने पे वैक्सीनेशन करते हैं। फिर कब करते हैं, 2.5 महीने पे। फिर कब करते हैं, 3.5 महीने पे वैक्सीनेशन किया जाता है। उसके बाद 9 महीने पे, उसके बाद 16 महीने पे बच्चे का वैक्सीनेशन किया जाता है। तो ये 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे जो आजकल बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें रोटा वायरस की वैक्सीन दी जाती है। रोटा वायरस जो है उसकी वैक्सीन दी जाती है। रोटा वायरस की वैक्सीन की ड्रॉप पिलाई जाती है, 5 बूंदें पिलाई जाती है रोटा वायरस वैक्सीन की।
के ना 5 बूंदे पिलाते हैं रोटावायरस वैक्सीन की। मैं भी, और कुछ पैरासाइट्स का इन्फेक्शन होता है, उन पैरासाइट्स के इन्फेक्शन की वजह से भी, पैरासाइट्स के इन्फेक्शन की वजह से भी जो है वो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। कौन सा वाला, नहीं, डायरिया हो सकता है बच्चों को पैरासाइट के इन्फेक्शन, जैसे कि एस्केरिस का इन्फेक्शन हो गया, या फिर जेआरडीएस का इन्फेक्शन हो गया, या प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो गया। तो इसके कारण जो है वो बच्चों को डायरिया हो सकता है। इन सारी कंडीशंस में बच्चों को डायरिया हो सकता है। देखो, अब डायरिया जब हुआ है तो डायरिया का अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है कि डायरिया यदि हो रहा है किसी बच्चे को, तो डायरिया या तो क्या हो रहा है कि डायरिया जब हो रहा है तब डायरिया विदाउट डिहाइड्रेशन हो रहा है, या फिर डायरिया विद मॉडरेट डिहाइड्रेशन, मतलब थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो रहा है, और डायरिया विद सीवियर डिहाइड्रेशन। तो डायरिया, या तो डायरिया हुआ है पेशेंट को लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, या फिर डिहाइड्रेशन हुआ है कम हुआ है, या फिर डिहाइड्रेशन हुआ है बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हुआ है। तो अलग अलग कंडीशंस जो है उसके अकॉर्डिंग डायरिया का कैटेगराइजेशन किया है। यदि अपन बात कर रहे हैं कि डायरिया का जो है वो डायरिया तो हुआ है लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चा जो है वेल अलर्ट रहेगा, ठीक है, आंखें भी नॉर्मल रहेगी, स्किन जो है वो भी मॉइस्ट रहेगी, और स्किन जो है वो भी बिल्कुल ऐसे पिंच करेंगे अपन स्किन को पिंच करके छोड़ देंगे तो तुरंत जो है स्किन वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में चली जाएगी। लेकिन अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं यदि कि मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुआ है, मॉडरेट मतलब थोड़ा डिहाइड्रेशन हुआ है बच्चे को, यदि मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुआ है बच्चे को, तो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि बच्चा जो है वो रेस्टलेस रहेगा, थोड़ा इरिटेबल हो जाएगा, आंखें जो है थोड़ी अंदर की ओर बैठ जाएगी, स्किन जो है ड्राई हो जाएगी, और स्किन गोज बैक स्लोली। ऐसे जो है पिंच टेस्ट अपन करेंगे, ऐसे दबा के छोड़ देंगे तो स्किन जो है धीरे धीरे वापस अपनी जगह पे जाएगी। और डायरिया विथ सीवियर डिहाइड्रेशन, यदि बहुत ज्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है बच्चों को तो बच्चा बहुत आलसी हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो सकता है, आंखें अंदर बिल्कुल धंस जाएगी, वेरी ड्राई स्किन हो जाएगी, और स्किन जो है वो वापस वेरी स्लोली जाएगी। ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे पकड़ के जैसे ही छोड़ेंगे तो स्किन वहीं की वहीं रह जाएगी, वापस नहीं जाएगी, धीरे धीरे बहुत स्लो वापस स्किन जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाएगी। उसका मैनेजमेंट क्या है, डायरिया का मैनेजमेंट के लिए जो है सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट डायरिया का जो है वो है ORS। किसी को भी दस्त हो रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें याद आनी चाहिए वो ये है कि हमें जो है वो ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट ORS सॉल्यूशन जो है वो बच्चों को पिलाना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यही है कि ORS साल्ट जो है वो बच्चों को देना चाहिए, ORS साल्ट देना चाहिए किसी को भी, बड़ों या बच्चों को, किसी को भी डायरिया हो रहा है और वो यदि ओरली ले सकता है तो ORS देना चाहिए। ORS क्या करते हैं, 1 लीटर पानी के अंदर घोलते हैं और विद इन जो है 24 आवर्स के अंदर जो है उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। देखो ORS का कंटेंट जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ORS के अंदर होता क्या है। देखो क्या करते हैं कि घर पे जो नींबू की अपन शिकंजी बनाते हैं ना, उस शिकंजी के अंदर क्या क्या डालते हैं अपन। देखो एक तो क्या करते हैं कि पानी डाल दिया साहब, इस पानी के अंदर अपन और क्या डालेंगे, नींबू डाल देंगे। ये नींबू जो है वो नींबू डालेंगे साहब इसके अंदर, ये नींबू डाल दिया, ठीक है, नींबू डाल दिया, एक तो नींबू डाल दिया साहब। और क्या डालेंगे इसके अंदर, इसके अंदर और क्या डालेंगे, नमक डालेंगे, 1 चम्मच भर के अपन नमक डाल देंगे साहब, नमक डाल दिया। और क्या डालेंगे साहब इसके अंदर, चीनी भी डालेंगे इसके अंदर अपन, क्या शुगर भी डालेंगे, शक्कर का भी 1 चम्मच भर के डाल देंगे। तो देखो एक तो क्या डाल दिया साहब अपन ने, चीनी डाल दी, मतलब शुगर डाल दिया, मतलब क्या डाल दिया अपन ने, ग्लूकोज डाल दिया, ठीक है साहब, ग्लूकोज डाल दिया। और क्या डाला इसके अंदर, नमक डाला, मतलब क्या डाल दिया अपन ने, NaCl डाल दिया, नमक के साथ में सोडियम क्लोराइड डाल दिया। और अपन ने क्या डाला साहब, और अपन ने नींबू डाला तो सोडियम साइट्रेट डाल दिया। ये क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है ना नींबू के अंदर, कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड होता है, तो अपन ने साइट्रेट डाल दिया, नींबू डाला है इसका मतलब क्या डाल दिया, साइट्रेट डाल दिया, ठीक है। और साथ में जो है इस तरीके से अपन क्या करते हैं, नींबू की शिकंजी बनाते हैं। और ये नींबू की शिकंजी जो है वो भी डायरिया में बहुत हेल्पफुल होती है। यदि ORS अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके की नींबू की शिकंजी बना के भी पेशेंट को जो है वो पिलाई जा सकती है। ये नींबू की शिकंजी जो है वो बहुत हेल्प करती है पेशेंट को डिहाइड्रेशन को
कम करने के लिए, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए ये नींबू की शिकंजी भी जो है वो बहुत हेल्प करती है। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि देखो अपन ने यहाँ क्या डाला है, तो अपन ने जो नींबू की शिकंजी बनाई है उसके अंदर नींबू डाला, इसके अंदर नमक डाला और इसके अंदर ग्लूकोज डाला। तो ग्लूकोज का मतलब यहाँ पर जो है ओआरएस के अंदर भी ग्लूकोज होना चाहिए। इसके अंदर नींबू डाला, इसका मतलब ओआरएस के अंदर भी साइट्रेट होना चाहिए। और क्या डाला, सोडियम क्लोराइड डाला, ओआरएस के अंदर सोडियम क्लोराइड भी है। और ओआरएस के अंदर जो है पोटेशियम क्लोराइड भी होता है। तो ओआरएस के अंदर ये 4 मटेरियल होते हैं, इनको याद रखना है। 4 चीजें होती है, भूलना नहीं है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और ग्लूकोज, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कितनी कितनी मात्रा में होता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये कितनी मात्रा में होता है, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड कितनी मात्रा में होगा, सोडियम क्लोराइड जो होगा वो होगा 2.6 ग्राम। सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम है। कितना है सोडियम क्लोराइड, 2.6 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड कितना है, 1.5, 2.6, 1.5, 2.9, 13.5, ठीक है। इस तरीके से जो है ये अपना ओआरएस का कंसंट्रेशन होता है। तो ओआरएस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और इसको जो है वो याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना, भूल नहीं जाना, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं, देखो ये जो ओआरएस है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और ग्लूकोज, ये सारे कंटेंट्स होते हैं किसके अंदर, ओआरएस के अंदर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी दिया जा सकता है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट यदि ओरली कुछ नहीं खा रहा है तो उसको जो है उसका न्यूट्रिशन जो है वो सीधा वेन्स के अंदर, वेन के अंदर पहुंचा देते हैं, ब्लड वेसल के अंदर पहुंचा देते हैं। तो उसको बोलते हैं टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं टीपीएन या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहा जाता है। और यदि पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि किसी भी पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं तो अपनी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उस पेशेंट का जो है वो ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहें। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहें। ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल जो है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। तो देखें कि डायरिया, यदि देखो डायरिया का मैनेजमेंट की बात करें कि डायरिया यदि डिहाइड्रेशन के साथ में नहीं है, डायरिया हुआ है, डायरिया 3 तरीके से कैटेगराइज किया अपन ने, डायरिया हुआ है और यदि डिहाइड्रेशन भी हुआ है। डायरिया नॉर्मल पहले कंडीशन तो डायरिया हुआ है लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, दूसरी कंडीशन डायरिया हुआ है और मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुआ है, और तीसरी कंडीशन ये है कि डायरिया हुआ है और सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है। तो पहली कंडीशन जब डायरिया हो रहा है पेशेंट को और डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में तो अपन ओआरएस दे दो साहब, ओआरएस से काम चल जाएगा। मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुआ है उस समय देखो क्या कर रहे हैं अपन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुआ है उस समय क्या कर रहे हैं, देखो कि यदि बच्चा 4 मंथ का है या 5 किलो का है तो उसको 200 से 400 ml ओआरएस देंगे। यदि 5 से 11 महीने का बच्चा है या 5 से 8 किलो का बच्चा है तो उसको 400 से 600 ml। इसी तरीके से 12 से 23 महीने का बच्चा है या 8 से 11 किलो का बच्चा है तो उसको 600 से 800 ml। 2 से 5 साल का बच्चा है तो उसको 800 से 1200 ml, और 5 से 15 साल तक का बच्चा है तो उसको 1200 से 2200 ml जो है वो ओआरएस विद इन 24 आवर देना चाहिए। और 15 साल से बड़ा बच्चा है या 30 किलो से ज्यादा वजन का बच्चा है तो उसको जो है 2 लीटर से लेकर 4 लीटर तक ओआरएस जो है वो 24 घंटे में देना चाहिए। अब बात कर रहे हैं कि यदि डायरिया भी हो रहा है पेशेंट को और डायरिया के साथ में जो वो सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा है, डायरिया के साथ में क्या हुआ है, सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है, ज्यादा डिहाइड्रेशन हुआ है पेशेंट को डायरिया के साथ में। सीवियर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में जो क्या करते हैं
कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है पेशेंट को, और हॉस्पिटल में जो है वो आरएल सॉल्यूशन लगाया जाता है। डायरिया हुआ है तो पेशेंट को क्या देते हैं, रिंगर लेक्टेट। आरएल सॉल्यूशन का पूरा नाम क्या होता है, रिंगर लेक्टेट। रिंगर लेक्टेट, इस रिंगर लेक्टेट को हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। हार्टमैन सॉल्यूशन, रिंगर लेक्टेट का दूसरा नाम हार्टमैन सॉल्यूशन भी होता है। सॉरी, देखो तो आरएल सॉल्यूशन जो है वो 100 ml पर केजी के हिसाब से देना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि सीवियर डायरिया हुआ है तो आरएल जो है वो कितना देना चाहिए, 100 ml पर केजी। नॉर्मली कितना देना चाहिए, 1 किलो का आदमी है तो उसको 100 ml देना चाहिए 24 आवर में। सॉरी एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल ले लेता हूँ। हाँ सर बताइए, कैसे हैं? अच्छा नहीं, अभी तो नहीं भरा है सर, ट्यूटर वाली वैकेंसी आई है ना, आपके लिए अच्छा मौका है सर। अब फिर भी देखो सर, अपना काम तो है, फॉर्म भरना तो कर लेना चाहिए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ सर, थोड़ी देर बाद, है ना? हाँ हाँ ठीक। सॉरी, अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि यदि आरएल सॉल्यूशन अपन दे रहे हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, तब क्या करना है कि ओआरएस से काम नहीं चलेगा। रिंगर लेक्टेट सॉल्यूशन, आरएल सॉल्यूशन जिसको हार्टमैन सॉल्यूशन बोलते हैं, वो देना पड़ेगा। और वो सॉल्यूशन देते हैं, कितना देना पड़ेगा, 100 ml पर केजी। 1 किलो का यदि इंसान है तो उसको 100 ml देना पड़ेगा। 1 किलो के इंसान को कितना देना पड़ेगा, 100 ml देना पड़ेगा। 100 ml देना पड़ेगा 24 घंटे में, ठीक है। और यदि बच्चा इन्फेंट है, मतलब जन्म 1 महीने से लेकर 1 साल तक के बीच का बच्चा है, तो उसको 30 ml पर केजी 1 आवर के हिसाब से, यार ये 1 घंटे में कितना देना है, 30 ml, 30 ml पर केजी। वो ऊपर भी जो है ना, ये 100 ml पर केजी पर आवर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, 100 ml पर केजी पर आवर। तो इन्फेंट जो बेबी है उसको अपन बात करें कि 30 ml पर केजी इन 1 आवर, ठीक है। देखो जो है, मैं भूल गया, 1 मिनट। आरएल सॉल्यूशन जो है वो उसका क्या है कि टोटल कैलकुलेशन करनी है कि भाई साहब, किस, जैसे कि मान लो कोई इंसान जो है वो 10 किलो का है, कोई इंसान 10 किलो का है, 10 किलो का इंसान है और उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसको आरएल सॉल्यूशन देने के लिए ये फॉर्मूला अपने को लगाना है, 100 ml पर केजी। मतलब 1 किलो का है उसको 100 ml देना है, तो 10 किलो का है तो उसको कितना देना है, 1000 ml जो है वो आरएल देना है, ठीक है। अब अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि इस 10 किलो के इंसान को कितना देना है, 1000 ml आरएल देना है, 1000 ml आरएल देना है। अब देना किस रेट पे है और कितने टाइम में देना है, वो यहाँ पर रेट बताई गई है। यदि बच्चा इन्फेंट है, मतलब 1 साल से कम का है, तो उसको देना है, क्या करना है कि पहले जो है पहले 1 घंटे के अंदर जो है वो 30 ml देना है। 1 किलो के बच्चे को 30 ml देना है, ठीक है, 30 ml पर केजी। यदि बच्चा 10 किलो का है, इसका मतलब इसको 300 ml देना है, पहले 1 घंटे में 300 ml देना है साहब। 300 ml दे दी, 1000 में से 300 ml तो पहले 1 घंटे के अंदर ही चढ़ा देंगे। उसके बाद पीछे बच गया अपने पास 700 ml, तो नेक्स्ट बाकी का बचा हुआ जो 700 ml है वो बाकी के 5 घंटे में अपने को देना है, ठीक है। बाकी के 5 घंटे में अपने को 700 ml जो है वो आरएल देना है। अपन बात करें कि यदि चिल्ड्रन है, मतलब इन्फेंट से बड़ा बच्चा है, मतलब 1 साल से बड़ा बच्चा है, तो उसको जो है वो पहले का 30% जो है वो सॉल्यूशन पहले आधे घंटे में दे देना चाहिए। जैसे कि मान लो यदि फ्लूइड जो है वो कैलकुलेट 1000 ml हुआ है, तो उसमें से 30% मतलब
300 ml जो है वो पहले आधे घंटे में चढ़ा दो, और बाकी का जो बचा हुआ है 700 ml, वो बाकी का 700 ml जो है वो बाकी के 2.5 घंटे में चढ़ा दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है फ्लूइड की कैलकुलेशन की जाती है, और इस तरीके से बच्चे को जो है वो सीवियर डिहाइड्रेशन में ये फ्लूइड का मैनेजमेंट किया जाता है। इस तरीके से ये फ्लूइड चढ़ाया जाता है। पेन किधर गया? आगे अपन बात करें कि इन डायरिया जो है वो लो फाइबर डाइट देनी चाहिए। यहाँ पर फाइबर जो है वो कम देने चाहिए, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, ज्यादा फाइबर वाली डाइट नहीं देनी है डायरिया में, क्योंकि फाइबर्स क्या करता है, फाइबर्स का काम होता है कि इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाता है। कौन? फाइबर जो है वो इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाता है। तो अपने को क्या करना है कि लो फाइबर डाइट देनी है, क्योंकि पहले से ही डायरिया हो रहा है पेशेंट को, और यदि अपन ने और ज्यादा फाइबर दे दिया तो पेशेंट को क्या हो सकता है, डायरिया उसका और ज्यादा सीवियर हो सकता है, सीवियर डायरिया हो सकता है यदि अपन ने उसको फाइबर दे दिया तो। अब अपन आगे बात करें कि और मैनेजमेंट क्या हो सकता है। देखो, जब भी किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो डायरिया में जो सबसे पहला जो मैनेजमेंट अपने को जो करना चाहिए वो ये मैनेजमेंट है डायरिया का, कि पेशेंट को जो है वो फ्लूइड का जो है वो रिसक्सिटेशन करना चाहिए। मतलब वापस जो है डिहाइड्रेशन हुआ है तो अपने को क्या करना है, वापस फ्लूइड देना है। फ्लूइड या तो ORS के रूप में दे दो, या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है तो फिर RL सॉल्यूशन जो है वो उसका ग्लूकोज चढ़ा दो, ठीक है। और दूसरा और क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं कि उसका जो कारण है, जैसे कि मान लो बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ है तो उन बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं, और उल्टी हो रही है, उल्टी होने के लिए रोकने के लिए कुछ एंटी एमेटिक दवाइयां दे सकते हैं, और कुछ बाइंडिंग एजेंट जैसे कि बिस्मथ साल्ट वगैरह, ये जो है क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करने का काम करता है। तो बिस्मथ साल्ट भी जो है वो पेशेंट को दिए जा सकते हैं। साथ साथ में एंटी मोटिलिटी एजेंट, इंटेस्टाइन के मूवमेंट को, इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्सिस को कम करने के लिए कुछ एजेंट, कुछ दवाएं दी जाती है, उनको बोलते हैं अपन एंटी मोटिलिटी एजेंट, उनको अपन बोलते हैं एंटी मोटिलिटी एजेंट, ठीक है ना। इनको एंटी मोटिलिटी एजेंट कहा जाता है। एंटी मोटिलिटी एजेंट का एग्जांपल है लोपेरामाइड और स्पोरलेक। लोपेरामाइड और स्पोरलेक जो है वो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स जो है उनका एग्जांपल है, लोपेरामाइड और स्पोरलेक। तो ये हो गया अपना डायरिया हो गया और वॉमिटिंग हो गया, और इसके अंदर जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसका मैनेजमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन के मैनेजमेंट के अंदर जो है अपना एक तो जो है डिहाइड्रेशन के मैनेजमेंट में ये जो ORS का गोल जो है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो ये यहाँ पर ये बताया है कि RL सॉल्यूशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और कितना RL सॉल्यूशन दिया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में जो है इसके बारे में पूछा जाता है, और ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की बात करते हैं इसके बाद। तो देखो कहाँ गया ये बच्चा जो है ना, जैसे कि ये बच्चा है, इसका ये हो रखा है लिप, बच्चा जन्मजात ही जो है इसका होठ जो है ऐसे कटा हुआ है। ये बच्चा जो इसका तालू जो है वो जन्मजात कटा हुआ है। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की बात करते हैं, ठीक है। 1 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट के बाद फिर से जो है आगे पढ़ते हैं। और
सो आगे का टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग अब। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। यही है सारे लोग, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लेफ्ट लिप को अपन जो है वो हेयर लिप भी कहते हैं। हेयर लिप, हेयर मतलब ये जो अपना होता है ना, कौन सा, खरगोश। खरगोश जो है उसको अपन हेयर भी बोलते हैं, हेयर। खरगोश का लिप क्या होता है कि बीच में से कटा हुआ होता है। इस बच्चे का जैसे कटा हुआ ना, ऐसे इस तरह खरगोश का लिप, होठ जो है वो ऐसे इस तरीके से कटा हुआ होता है। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। तो देखें, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। हेयर लिप खरगोश के होठ के समान जो है इस तरीके से कटा हुआ होता है। क्लेफ्ट लिप वाली कंडीशन जो होती है उसके अंदर बच्चे को निगलने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। स्वेलोइंग, निगलने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। निगलने में प्रॉब्लम होती है किसके अंदर, क्लेफ्ट लिप के अंदर निगलने में प्रॉब्लम होती है। जबकि क्लेफ्ट पैलेट जो जिस बच्चे को होता है उसको स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसको स्पीकिंग मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है। क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चों को बोलने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जबकि क्लेफ्ट लिप वाले जो बच्चे होते हैं उनको निगलने में, स्वेलोइंग में प्रॉब्लम होती है। और क्लेफ्ट लिप वाले बच्चों को ड्राइनेस ऑफ माउथ रहता है। ठीक है, इनकम्प्लीट फ्यूजन, बच्चे के जो होठ होते हैं उनका फ्यूजन 5 से 8 वीक में इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है। और ये मेल्स के अंदर कॉमन होता है क्लेफ्ट लिप। और क्लेफ्ट पैलेट वाली जो प्रॉब्लम होती है वो फीमेल बच्चों के अंदर जो है वो नॉर्मली प्रॉब्लम होती है। और इसमें क्या होता है कि मैक्सिलरी साइनस का जो है वो इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है 9 से 12 वीक के दौरान। उस दौरान ये जो है ये प्रॉब्लम होती है इनकम्प्लीट फ्यूजन के कारण। तो अब देखो, ये प्रॉब्लम यदि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहली सर्जरी जो करते हैं वो लिप की करते हैं। क्योंकि बच्चों को जो है सबसे पहले तो बोलने की जरूरत तो बाद में पड़ती है। पहले क्या करना पड़ता है, मदर मिल्क को सक करने के लिए, मदर मिल्क को सक करने के लिए पहले जो है होठों की जरूरत होती है। तो होठों को पहले ठीक किया जाता है। इसका मतलब क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी में सबसे पहले जो सर्जरी की जाती है वो क्लेफ्ट लिप की जाती है। होठों की सर्जरी पहले की जाती है और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी जो है बाद में की जाती है। जिन बच्चों को क्लेफ्ट पैलेट होता है उन बच्चों को कान का संक्रमण, मिडल ईयर इन्फेक्शन, मिडल ईयर इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जिन बच्चों के अंदर क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम होती है। ड्यू टू यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्टेड विद नेजोफेरिंक्स, क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो नेजोफेरिंक्स से कनेक्टेड रहती है और कान के अंदर जो है वो जल्दी से इन्फेक्शन पहुंच जाता है। इट में बी यूनिलेटरल, बाइलेटरल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। यूनिलेटरल, बाइलेटरल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो सकता है। इफ यूनिलेटरल आर मस्ट सीन लेफ्ट लेटरल। तो देखो, कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है कि एक तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है और रेडिएशन का एक्सपोजर मदर को, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, कल मैंने बताया था रूबेला का इन्फेक्शन हो सकता है तो मदर के अंदर जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। और टेरेटोजेनिक ड्रग्स, कोई ड्रग्स जो है उनका साइड इफेक्ट हो जाता है, मदर कोई ऐसी ड्रग्स ले लेती है उनके साइड इफेक्ट के कारण जो है बच्चे के अंदर ये तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है उनके अंदर सबसे पहले जो है अपन बात कर रहे हैं कि सर्जरी, जो क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी की जाती है उसको बोलते हैं कीलोप्लास्टी। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि क्लेफ्ट लिप को ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उस सर्जरी को बोलते हैं कीलोप्लास्टी। कीलोप्लास्टी कहा जाता है या फिर इसको लेबियोप्लास्टी भी कहते हैं। लेबियोप्लास्टी, कीलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी कहा जाता है क्लेफ्ट लिप की सर्जरी को। जबकि क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी की जाती है उस सर्जरी को बोलते हैं पैलेटोप्लास्टी। पैलेटोप्लास्टी, उस सर्जरी को अपन बोलते हैं पैलेटोप्लास्टी और स्टेफाइलोरेफी। स्टेफाइलो
स्टेफाइलोरेफी या पैलेटोप्लास्टी कहते हैं। तो ये दोनों नाम जो हैं, 4 नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इनके बारे में। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी कीलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी कहलाती है, जबकि क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी जो है उसको पैलेटोप्लास्टी और स्टेफाइलोरेफी कहा जाता है। पैलेटोप्लास्टी या स्टेफाइलोरेफी कहा जाता है। ठीक है, तो अपन आगे बात करें कि जब ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम जिनको होती है उनको फीडिंग में दिक्कत होती है, और उनको फीडिंग करवाने के लिए, बच्चों को फीडिंग करवाने के लिए ESSR टेक्निक यूज लिया जाता है। ई का मतलब होता है एनलार्ज द निप्पल, एस का मतलब होता है सकिंग जो है वो स्टेप वाइज सकिंग करवाना है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में जो है बच्चे को मिल्क पिलाना है, एकदम कंटिन्यूसली ज्यादा टाइम तक नहीं करवाना है। स्वेलोइंग का उसको टाइम देना है और बीच बीच में रेस्ट करवाना है। तो ESSR टेक्निक यूज ली जाती है इन बच्चों को। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात कर रहे हैं इसोफेजियल एट्रेशिया और ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला की कंडीशन। देखो इसोफेजियल एट्रेशिया और ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला कंडीशन क्या होती है। देखो ये होता है ना, ये क्लेफ्ट पैलेट लेबियोप्लास्टी या कीलोप्लास्टी की सर्जरी, देखो ये होती है ना, जैसे कि इसका पहले होठ ऐसा था, ये बच्चा सेम है, पहले यहाँ से ये होठ कटा हुआ है, और इसकी जब सर्जरी कर दी तो उसके सर्जरी करने के बाद जो है इसका वापस इस तरीके का ये होठ हो गया। ठीक है ना, तो सर्जरी कौन सी की, कीलोप्लास्टी सर्जरी करते हैं, ये कीलोप्लास्टी या फिर लेबियोप्लास्टी, ये लेबियोप्लास्टी सर्जरी किया जाता है। इस तरीके से इसको कटे होठ को रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट इसोफेजियल फिस्टुला और ट्रेक्यो इसोफेजियल एट्रेशिया और ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला। देखो ये यहाँ पर क्या है कि ये जो है, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर यहाँ पर ये जो है ये स्टोमक है, और स्टोमक का ये जो ऊपर वाली ये जो पाइप है इसको अपन कहते हैं इसोफेगस, और ये क्या है इधर वाला, ये है ट्रेकिया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखो अपना टॉपिक जो है वो क्या है, इसोफेगस एट्रेशिया। मतलब या तो इसोफेगस जो है वो बिल्कुल ही कंप्लीटली क्लोज हो गई है, इसोफेगस जो है यहाँ किसी कारण से बिल्कुल क्लोज हो गई है, तो उसको बोलते हैं इसोफेजियल एट्रेशिया। और या फिर क्या होता है कि देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, सबसे पहले ये जो है इसोफेगस बिल्कुल बंद है, इसको बोलते हैं इसोफेजियल एट्रेशिया। इसोफेगस, यहाँ से खाना जो कुछ भी पेशेंट खाएगा वो खाना यहीं जाके अटक जाएगा स्टोमक में, तो वो खाना जाएगा ही नहीं, वो खाना स्टोमक में जाएगा ही नहीं। ठीक है, और देखो एट्रेशिया विद डबल फिस्टुला, यहाँ पर इसोफेगस जो है आगे से बंद है, और इसोफेगस का ये सिरा किसके साथ जुड़ा हुआ है, ट्रेकिया के साथ, ये सिरा भी ट्रेकिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इसोफेजियल एट्रेशिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकिया और इसोफेगस आपस में जुड़ी हुई है, एब्नॉर्मल ओपनिंग हो गई है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं फिस्टुला। ठीक है ना, इस तरीके से देखो यहाँ पर ये, यहाँ पर प्रॉक्सिमल एंड जो है वो तो क्या हो रहा है, फिस्टुला बना रहा है, डिस्टल एंड जो है बिल्कुल बंद है। यहाँ पर जो है वो एट्रेशिया, बिल्कुल एट्रेशिया है, यहाँ पर कोई फिस्टुला नहीं है। और यहाँ पर देखो एच शेप बना हुआ है, ये एच शेप स्ट्रक्चर, इस एच शेप स्ट्रक्चर जो है ये वाला जो है वो सबसे कॉमन वाला होता है। ठीक है ना, मोस्ट कॉमन जो है वो ये होता है, देखो प्रॉक्सिमल जो एट्रेशिया होता है, और डिस्टल वाला जो है वो फिस्टुला होता है। प्रॉक्सिमल एट्रेशिया और डिस्टल फिस्टुला, यहाँ पर कहा गया प्रॉक्सिमल एट्रेशिया और डिस्टल फिस्टुला, ये वाला जो टाइप है वो सबसे कॉमन टाइप का होता है। मोस्ट कॉमन ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला होता है, TEF, इसोफेजियल एट्रेशिया एंड ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि देखो जैसे ये वाली प्रॉब्लम है, इसमें जो भी पेशेंट खाना खाएगा वो खाना अब कहाँ चला जाएगा, नॉर्मली तो कहाँ जाना चाहिए, स्टोमक के अंदर जाना चाहिए, लेकिन अब ये खाना जो है वो कहाँ जा रहा है, अब ये खाना जो है वो इसके अंदर विंड पाइप के अंदर ट्रेकिया के अंदर जा रहा है। ट्रेकिया के अंदर जैसे ही खाना जाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी पेशेंट को। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब ये हुआ, कहाँ गया ये पाइलोरिक स्टेनोसिस,
ये देखो यहाँ तो GERD डिजीज कंडीशन बताई। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब ये हुआ, देखो कि अपन बताते हैं वहाँ कहाँ गया। देखो क्या होता है कि जैसे कि ये मान लो इसोफेगस है और ये है अपना स्टोमक, ये अपना स्टोमक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसोफेगस इसोफेगस हो गया, इधर यहाँ पर एक जो है स्फिंक्टर होता है, वाल्व होता है, यहाँ से फिर ये हो गया क्या, स्टोमक, ठीक है। और स्टोमक का इधर वाला लास्ट वाला ये जो रीजन है, इस रीजन को अपन बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस, पाइलोरस बोलते हैं इसको, पाइलोरस वाला रीजन। तो पाइलोरस क्या होता है, कई बार जनरली यहाँ से खाना खाया, स्टोमक में आया और यहाँ से खाना फिर आगे चला जाता है, लेकिन कई बार यहाँ क्या हो जाता है कि इस पाइलोरस वाले रीजन में क्या हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है बिल्कुल। ये पाइलोरस वाला रीजन काफी पतला हो जाता है, ये पाइलोरस वाला रीजन जो है वो इस तरीके से बिल्कुल पतला हो जाता है, ये पतला। तो खाना जो है वो आगे जा ही नहीं पाता है और यहाँ यहाँ स्टोमक के अंदर खाना इकट्ठा होता रहता है। तो खाना यहाँ इकट्ठा होगा तो क्या होगा कि ये बैकफ्लो होगा खाने का और ये खाना जो है बाहर वोमिटिंग के रूप में बच्चों में आने लगेगा। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। और पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मेन साइन एंड सिम्टम जो होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में कितनी ही बार पूछा गया है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेन साइन एंड सिम्टम क्या होता है, तो वो होता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब ये जैसे कि ये बच्चा है और ये बच्चा है, ठीक है, और इसके स्टोमक में जो खाना है वो अब आगे नहीं जा रहा है, खाना आगे नहीं जा रहा है, तो इस इसोफेगस के थ्रू खाना वापस आएगा और खाना जब वापस आएगा तो इतना तेजी से आएगा कि उछल के बहुत दूर जाके गिरेगा। ऐसे प्रोजेक्टाइल मतलब ऐसे लगेगा जैसे पीछे से कोई फव्वारा छूट रहा है, इस तरीके से इतना तेजी से खाना बाहर आकर गिरेगा। इसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगा पेशेंट को, किसके अंदर, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, क्योंकि ये जो स्टोमक का लास्ट वाला पोर्शन ये पाइलोरस कहलाता है और स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग। तो पाइलोरस वाला पोर्शन यदि क्या होता है कि थोड़ा नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है पाइलोरस वाला पोर्शन, पाइलोरस वाला पोर्शन पतला हो गया, खाना अब आगे जा नहीं पाएगा और वापस आएगा, उल्टियां होगी। और क्या होता है कि देखो ओलिव शेप मास, ये यहाँ पर जो है ये मास दिखाई देगा, ओलिव शेप मास दिखाई देगा, मतलब ये यहाँ पर ऐसे ऊपर से पालपेट करके फील करके देखेंगे तो ऐसा जो ओलिव जैसा मतलब गोल गोल ऐसी कुछ स्ट्रक्चर फील होगी, ठीक है, ओलिव शेप मास दिखाई देगा। और देखो इसकी अब सर्जरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि पाइलोरोमायोटोमी जो है सर्जरी की जाती है। ये जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसको ठीक कर दिया जाता है, ये नैरोइंग को ठीक करके और इसको वापस अच्छे से ओपन कर दिया जाता है। और इस पाइलोरोमायोटोमी वाले इसको बोलते हैं अपन फ्रेडरेट रैमस्टेड ऑपरेशन। फ्रेडरेट रैमस्टेड ऑपरेशन इसको अपन बोलते हैं, फ्रेडरेट रैमस्टेड ऑपरेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस को ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको पाइलोरोमायोटोमी या फिर फ्रेडरेट रैमस्टेड ऑपरेशन कहा जाता है। फ्रेडरेट रैमस्टेड ऑपरेशन कहा जाता है। और GERD एक और डिजीज कंडीशन है, GERD, इसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में क्या हो रहा है कि देखो ये यहाँ पर जो ये डायग्राम बनाया हुआ, देखो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो स्टोमक है, ये जो स्टोमक, इस स्टोमक के अंदर जो खाना आता है वो यहाँ से ऐसे चला जाता है और जो भी खाना इस इसोफेगस से आता है वो नीचे आने के बाद वापस ऊपर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये पर गैस्ट्रिक जो है वो यहाँ पर वाल होता है, ठीक है ना, ये वाल होता है, इस वाल से वापस नहीं जाता है। लेकिन ये वाल स्फिंक्टर जो है कई बार लूज हो जाता है, ढीला पड़ जाता है और यहाँ से ये खाना ऐसे वापस ऊपर की ओर आने लगता है। खाना वापस आएगा तो स्टोमक में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, HCl मिक्स वाला खाना यदि वापस ऊपर की ओर आता है तो इसोफेगस के अंदर क्या होगी, जलन होगी, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होगा। तो ये गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर होता है। इस गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए एक सर्जरी की जाती है, उसको बोलते हैं निसान्स फंडोप्लिकेशन। निसान फंडोप्लिकेशन कहा जाता है, निसान्स फंडोप्लिकेशन ऑपरेशन।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निशान फंडोप्लिकेशन किया जाता है, निशान फंडोप्लिकेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जो है उसको ठीक करने के लिए एक सर्जरी की जाती है, उसको बोलते हैं निशान फंडोप्लिकेशन। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं हिर्सोस्प्रंग डिजीज, हर्सोस्प्रंग डिजीज। हर्सोस्प्रंग डिजीज में क्या होता है कि ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये इंटेस्टाइन्स होती है अपनी छोटी आंत बड़ी आंत, और ये क्या करती है कि इनके अंदर मूवमेंट होता रहता है, इस तरह से मूवमेंट होता है, क्या पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जिससे ये खाना यहाँ आया, ये खाना फिर आगे इस तरीके से बढ़ता रहता है। और ये मूवमेंट करवाने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, नर्व लगे होते हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र मूवमेंट लगा होता है, तंत्रिका तंत्र काम करता है। लेकिन ये जो हिर्सोस्प्रंग डिजीज है इसके अंदर ये तंत्रिका तंत्र जो है वो काम नहीं करता, ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है वो काम नहीं कर रहा। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये डिजीज जो कंडीशन है वो इसको मेगाकोलोन भी बोलते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कंजेनाइटल मेगाकोलोन कौन सा है, कंजेनाइटल मेगाकोलोन डिजीज कंडीशन कौन सी है, तो उसको अपन बोलेंगे ये हिर्सोस्प्रंग डिजीज जो है उसको कंजेनाइटल मेगाकोलोन भी कहा जाता है। हिर्सोस्प्रंग डिजीज जो है उसको कंजेनाइटल मेगाकोलोन कहा जाता है, हिर्सोस्प्रंग डिजीज को कंजेनाइटल मेगाकोलोन भी कहा जाता है। देखो जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, देखो नॉर्मली तो बच्चों में क्या होता है कि जनरली जो है 24 घंटे में या 48 घंटे में जो है बच्चे के जन्म के बाद बच्चा स्टूल लेट्रिन पास कर देता है, मेकोनियम पास कर देता है। लेकिन जिन बच्चों के अंदर ये हिर्सोस्प्रंग डिजीज होती है वो बच्चे जो है उनके अंदर इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा, और इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चा मेकोनियम पास नहीं करेगा, स्टूल पास नहीं करेगा, बच्चा लेट्रिन पास नहीं करेगा और ऊपर से कुछ खाता पीता रहेगा, तो क्या होगा कि इंटेस्टाइन जो है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, मोटी इंटेस्टाइन हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं मेगा यानी बड़ी कोलोन हो जाएगी, कोलोन बड़ी हो जाएगी, मोटी कोलोन हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं कंजेनाइटल मेगा कोलोन, ठीक है। और क्या होगा कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा तो फूड क्या है कि कोलोन के अंदर इकट्ठा होता रहेगा, कोलोन के अंदर फूड इकट्ठा होता रहेगा साहब, और कोलोन की रप्चर हो जाएगी, और कोलोन के रप्चर के कारण जो है वो एंटेरोकोलाइटिस की कंडीशन हो जाती है। एंटेरोकोलाइटिस, कोलोन का इन्फ्लेमेशन होने लगता है, एंटेरोकोलाइटिस हो जाएगी, और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इसका, हिर्सोस्प्रंग डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एंटेरोकोलाइटिस। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे कि मेकोनियम पास नहीं हो पाएगा, बच्चा खाना पीना नहीं खाएगा, बच्चा मोटा, मतलब क्या है कि फेलियर टू थ्राइव, मतलब बच्चे का जितना वजन बढ़ना चाहिए, जितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा उतना नहीं हो पाएगा, और ज्यादा खाना इकट्ठा होने के कारण कोलोन से जो है वो लीक होके, खाना जो है लीक होके बाहर आने लगेगा, ये बड़ी सी कोलोन हो जाएगी और इस कोलोन में से खाना लीक होके बाहर आएगा, लीक होके आएगा तो रिबन लाइक फाउल स्मेलिंग स्टूल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिबन लाइक फाउल स्मेलिंग स्टूल कौन से डिजीज कंडीशन में पाया जाता है, तो रिबन लाइक फाउल स्मेलिंग स्टूल जो है वो इसके अंदर हिर्सोस्प्रंग डिजीज या कंजेनाइटल मेगाकोलोन वाली जो डिजीज कंडीशन है उसके अंदर पाया जाता है। हिर्सोस्प्रंग डिजीज या कंजेनाइटल मेगाकोलोन वाली डिजीज कंडीशन के अंदर पाया जाता है रिबन लाइक फाउल स्मेलिंग स्टूल। अब बात करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की। लैक्टोज क्या है, एक तरह का मिल्क के अंदर जो पाया जाने वाला शुगर है, मिल्क का शुगर लैक्टोज बोलते हैं, ठीक है। और इसको लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, ठीक है ना, लैक्टेज एंजाइम होता है, और इसकी जरूरत होती है इसके डाइजेशन के लिए। लैक्टेज क्या लैक्टोज जो है उसको लैक्टेज जो है वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इफ लैक्टोज यदि अब्सेंट होता है, मतलब किसी बच्चे के अंदर ये लैक्टोज हार्मोन अब्सेंट होगा, लैक्टोज अब्सेंट होगा तो क्या होगा कि इस लैक्टेज हार्मोन अब्सेंट होगा तो क्या होगा, इस लैक्टोज का जो है वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो पाएगा और बच्चे को क्या हो जाएगा, लैक्टोज इंटॉलरेशन हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट में ऐसे बच्चों को क्या करते हैं कि मिल्क जो है वो कम अमाउंट में दिया जाता है और साथ साथ में बच्चे को जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम दिए जाते हैं बाहर से जो है लैक्टेज दिया जाता है, है ना,
तो डेयरी ईज वगैरह इस तरीके से मार्केट में एंजाइम आती है उनको दिया जाता है। और साथ में कैल्शियम इंटेक जो है बढ़ाना पड़ता है, विटामिन डी बढ़ाना पड़ता है। विटामिन डी बढ़ाएंगे तो कैल्शियम का जो है वो एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। तो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्या दिए हुए हैं, इफ ग्लूकोज जो है वो सॉरी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्च जो है उसके ऊपर टाइलिन, लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। वो टाइलिन जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टोमक में नहीं होता है। स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि स्टोमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है, एसिडिक पीएच होती है, और एमाइलेज जो है वो एसिडिक पीएच में एक्टिवेट नहीं हो पाता। एसिडिक पीएच में एमाइलेज एक्टिवेट नहीं हो पाता, और कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल भी डाइजेशन जो है वो स्टोमक के अंदर नहीं हो पाता। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट डिजीज कंडीशन की, और वो है अपना सीलियक डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है सीलियक डिजीज, और इसके बारे में भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीलियक डिजीज, ठीक है ना, इसको नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू कहा गया। सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू कौन सा है, तो अपन कहेंगे सीलियक डिजीज। ये जो सीलियक डिजीज है ये नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू है, नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या ग्लूटेन एंटेरोपैथी। ये तीनों के तीनों नाम जो है वो चारों नाम याद रखना है। ये सारे क्या है, सीलियक डिजीज हैं। सीलियक डिजीज होती क्या है, कि क्या होता है कि कुछ इंसानों को ग्लूटेन जो होता है, ग्लूटेन प्रोटीन होता है, इस ग्लूटेन प्रोटीन से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को ग्लूटेन प्रोटीन से एलर्जी होती है, और ये ग्लूटेन प्रोटीन जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, गेहूं के अंदर होता है, वीट के अंदर होता है, ओट्स जौ के अंदर होता है, बार्ली मतलब ज्वार के अंदर होता है, गेहूं के अंदर होता है, चावल के अंदर होता है, वीट के अंदर, गेहूं प्रोडक्ट तो चावल के अंदर नहीं होता है, बिल्कुल सॉरी, चावल के अंदर जो है वो ये नहीं होता है। बाकी इनके अंदर गेहूं के अंदर, जौ के अंदर, ज्वार के अंदर, बाजरे के अंदर, इन सब के अंदर जो है क्या पाया जाता है, ग्लूटेन पाया जाता है। तो इन पेशेंट्स को जिनको सीलियक डिजीज होती है उसको फिर राइस खाना होता है, ठीक है ना, राइस दिया जाता है। ग्लूटेन क्या होता है, ग्लूटेन प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और ये टॉक्सिक हो जाता है, इंटेस्टाइनल विलाई डैमेज हो जाते हैं, और क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। इंटेस्टाइन के विलाई डैमेज हो जाएंगे तो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होना भी बंद हो जाएगा इस पेशेंट को, और इन्हीं जो फाइनली जो है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाएगा। और आयरन डेफिशिएंसी और अवॉइड ग्लूटेन, यदि ग्लूटेन को अवॉइड करते हैं तो पेशेंट को जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होता है। तो सीलियक क्राइसिस क्या होता है कि यदि लगातार ग्लूटेन पेशेंट को दिया जाए, जिन पेशेंट को सीलियक डिजीज है और उन पेशेंट को यदि लगातार ग्लूटेन देंगे तो सडनली जो है अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, पेशेंट उसको सह नहीं पाएगा और पेशेंट को जो है वो बहुत ज्यादा डायरिया हो जाएगा, डायरिया होने लगेगा। और क्या हो जाएगा, पेशेंट ज्यादा जैसे ही डायरिया होगा पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और एसिडोसिस हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सीलियक डिजीज जो है उसके अंदर एसिडोसिस होता है या एल्केलोसिस होता है। यहाँ पर एसिडोसिस होता है क्योंकि सीलियक डिजीज के अंदर क्या होता है कि डायरिया होता है, डायरिया के अंदर बाइकार्बोनेट जो है इंटेस्टाइनल कंटेंट बाहर निकलता है, मतलब एल्केलाइन मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर निकल रहा है। एल्केलाइन मटेरियल बॉडी से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर पीछे क्या बच रहा है, एसिड ज्यादा बच रहा है और बॉडी को क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। तो मैनेजमेंट क्या लेना है कि लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर जो है पेशेंट को जिन जिन चीजों के अंदर ग्लूटेन होता है वो चीजें पेशेंट को नहीं खानी है। हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और लो फैट डाइट देनी है, और राइस जो है, चावल जो है, ये पेशेंट लाइफ टाइम खा सकता है। तो ये सीलियक डिजीज होती है। उसके बाद में बात कर रहे हैं इंटू ससेप्शन। इंटू ससेप्शन का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन का टेलीस्कोप जो होता है ना, टेलीस्कोप के अंदर एक पार्ट जो होता है उसका इंटेस्टाइन का मतलब एक पार्ट जो है दूरबीन का एक पार्ट दूसरे वाले पार्ट के अंदर एंटर कर जाता है। इंटू ससेप्शन, इंटू ससेप्शन इंटू ससेप्शन
मैं टाइप कर देता हूँ यार, इसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा। एक मिनट। देखो ये इनटू सब्सक्रिप्शन की इमेज, इनटू सब्सक्रिप्शन, देखो ये वाला इमेज, देखो यहाँ पर इस इमेज के अंदर क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइन का एक पोर्शन जो है, एक भाग इंटेस्टाइन के दूसरे भाग के अंदर चला जाता है। इंटेस्टाइन का एक भाग जो है वो इंटेस्टाइन के दूसरे पोर्शन के अंदर चला गया है। देखो ये वाला इमेज देखो, इसके अंदर नॉर्मली तो इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इंटेस्टाइन का भाग जो है इसके अंदर एंटर कर गया। इस तरीके से इंटेस्टाइन का एक भाग जो है इंटेस्टाइन के दूसरे भाग के अंदर एंटर कर जाता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं इनटू सब्सक्रिप्शन। उस कंडीशन को इनटू सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। इंटेस्टाइन का एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के अंदर एंटर कर जाता है, उसको इनटू सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। इसको अपन टेलीस्कोपिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू अनदर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का एक भाग दूसरे भाग के अंदर चला गया, उस डिजीज कंडीशन को अपन ने क्या कहा, इनटू सब्सक्रिप्शन कहा। और जनरली इलियोसिकल रीजन में होता है, और पेशेंट जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या शो करते हैं कि किकिंग एंड ड्रॉइंग ऑफ लेग। पेशेंट जो है किकिंग करता है बार बार, और पाँव को खींचता है छोड़ता है, खींचता है छोड़ता है, किकिंग ऑफ लेग होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, सॉसेज शेप मास, कबाब जैसा मास दिखाई देता है एक्सरे के अंदर, सॉसेज शेप मास होता है। ओलिव शेप मास किसमें होता है, ओलिव शेप मास तो होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर तो होता है ओलिव शेप मास, जबकि सॉसेज शेप मास जो है वो इसके अंदर पाया जाता है इनटू सब्सक्रिप्शन के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सॉसेज शेप मास किसमें होता है, इनटू सब्सक्रिप्शन के अंदर होता है। इनटू सब्सक्रिप्शन के अंदर सॉसेज शेप मास होता है। और करंट जेली लाइक स्टूल, जेली जैसा, और करंट मतलब मुनके, मुनके कौन से, ये अपन जो खाते हैं ना अंगूर के जो मुनके होते हैं, द्राक्ष जिनको बोलते हैं, द्राक्ष, ये उनको मुनक्के कहा जाता है, बड़ी वाली द्राक्ष जिनको मुनक्के कहा जाता है। तो मुनक्के जैसे जेली लाइक लेट्रिन जो पास करता है बच्चा, तो ये इस कंडीशन में पास करता है, इसको अपन बोलते हैं इनटू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करते हैं कि वाटर सोल्यूबल जेली जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है, सलाइन सॉल्यूशन और रेक्टम के थ्रू एंटर किया जाता है। तो इस तरीके से, या फिर सर्जरी करके इसको ठीक किया जाता है। इम्परफोरेटेड एनएस एक और डिजीज कंडीशन होती है। इम्परफोरेटेड एनएस का मतलब होगा कि बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में उसके लेट्रिन जाने का रास्ता खुला हुआ नहीं होता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं इम्परफोरेटेड एनएस, इम्परफोरेटेड एनएस कहते हैं। ये एक तरह का एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन होता है, एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन, और होता कब है, 5वें से 7वें वीक में, गेस्टेशनल एज के अंदर, जब बच्चा एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो रहा होता है, उसमें 5 से 7 वीक के बीच में जो है वो एनल ओपनिंग जो है वो एनल कैनाल की ओपनिंग नहीं हो पाती है, और इम्परफोरेटेड एनस रह जाता है बच्चे के अंदर। तो इस तरीके से जो है ये अपना जीआई सिस्टम के डिसऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं पीडियाट्रिक्स के। पीडियाट्रिक्स के जीआई सिस्टम के डिसऑर्डर्स इस तरीके से अपन कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी बज रही है, 1:46। सो इस क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, और इसके बाद जो है अपन अगली क्लास, अभी कितने बज रहे हैं, 1:46 हो रहे हैं ना, तो 3 बजे जो है अगली क्लास अपन लेंगे। 3 बजे से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, तो इस क्लास को अपन यहीं एंड कर रहे हैं। अगली क्लास 3 बजे स्टार्ट करेंगे। क्या ड्यूटी गए नहीं क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी, एक मिनट। ओके ओके, हाँ अच्छा, चलो ठीक है, फिर 1:45 बजे है। अच्छा चलो ठीक है, फिर ठीक है, तो ये खत्म करते हैं, और बाकी की क्लास जो है अब 3 बजे स्टार्ट करेंगे अगली क्लास। ठीक है, फिर 3 से 5 चलेगा, और फिर 7 से 9 तक चलेगा, शायद शाम को 9 बजे तक जो है पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पीडियाट्रिक का।
ठीक है।